तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एज्यूम ए डज 500 जूल ऑफ वर्क इन एक्स मिनट एंड बी डज 1000 जूल ऑफ वर्क इन 20 मिनट। इफ द पावर डिलीवर्ड बाय ए इज P1 एंड B इज P2 और A और B के P1 और P2 के बीच में रिलेशन दे रखा है कि P1 इज इक्वल टू 2P2, तो हमको x बताना है कि x की वैल्यू मिनट्स में कितनी होगी। तो सिंपल है, जो जो इन्होंने बोला है वो करते हैं। अपना पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो लिखते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। तो हमको क्या मिलेगा, पहले a की पावर निकाल लेते हैं। a की पावर कैसे आएगी, 500 डिवाइडेड बाई x मिनट, और b की पावर कैसे आएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 20 मिनट। तो b की पावर अपने पास आई है 50, है ना, और a की पावर 500 डिवाइडेड बाई x है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने रिलेशन दिया है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 500 डिवाइडेड बाई x किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 50 के बराबर है। मतलब कि 500 जो है वो 100x के बराबर है। तो इनको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 5 मिनट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a car travels a total distance L। एक कार ने टोटल डिस्टेंस L ट्रैवल किया है। इट ट्रैवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड V1 एंड द अदर हाफ विद स्पीड V2। तो वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तुम इसको एज इट इज़ भी याद कर सकते हो और इसको निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, मान लेते हैं कि एक कार है जो A पॉइंट से B पॉइंट तक गई है और A पॉइंट से B पॉइंट तक की डिस्टेंस हमारे पास L है और मान लेते हैं बीच में एक C पॉइंट है। जो A से C तक गई है वो V1 के साथ गई है और जो C से B तक गई है वो V2 के साथ गई है। A से C तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, L/2। अगेन C से B तक की डिस्टेंस हमारे पास L/2 हो जाएगी। तो अभी हमारे पास जो ये डिस्टेंस L/2 आई है और ये स्पीड आई है, तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें हमारा कितना टाइम लगेगा, L डिवाइडेड बाई 2V1 और इसमें हमारा कितना टाइम लगेगा, L डिवाइडेड बाई 2V2। अभी एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास L है और टोटल टाइम कितना है, L डिवाइडेड बाई 2V1 प्लस L डिवाइडेड बाई 2V2, यही होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो हमारे पास सोल्व करने के बाद बी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिसिस से कौन से सब्सटेंस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मेटल हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को हम इलेक्ट्रोलिसिस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो हम इन मेटल्स को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी के अभी एक बारी रिएक्टिविटी टेबल को रिवाइज करो, अभी के अभी, और यदि याद नहीं है तो उसको अभी लिख के देखो। रिएक्टिविटी टेबल सभी को याद होनी चाहिए। 1 मिनट का टाइम है, रिएक्टिविटी टेबल याद करो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमको निकालना है कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। इसके लिए हमारा कौन सा रूल होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमारे पास यदि हमारा जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन है, और जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि जो हमारा थंब है
वो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन है, हमारी इंडेक्स फिंगर फील्ड की डायरेक्शन है, और जो हमारी मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है। जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होती है वो हमको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मिलती है, और जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है वो हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है, याद रखना। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मिलती है। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड रूल है वो जनरेटर में यूज़ होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारे पास मोटर्स में यूज़ होता है। और जनरेटर में क्या होता है, हमको करंट मिलता है, और मोटर्स में क्या होता है, करंट की वजह से हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कल द वर्क डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग। मान लेते हैं हमारे पास ये एक ऐसे सर्कल में एक स्टोन घूम रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और मतलब कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है ना, और जो हमारे पास फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स वो हमारे पास सेंटर की तरफ लग रहा होता है, और ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि जो हमारा वर्क डन है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, एफ एस कोस थीटा। अभी यदि कोस थीटा, कोस की वैल्यू 90 है तो कोस 90 हमारे पास होगा जीरो, और हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा जीरो। इसी से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन भी रिलेट करो। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है सेम उसी डायरेक्शन में यदि मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है उससे अपोजिट डायरेक्शन में यदि मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। अब इस क्वेश्चन में अगेन रिपीट करते हैं एक बार, जो स्टोन है वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है और जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगती है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा। अब एंगल 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू हमारे पास जीरो आएगी। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट इज। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होता है रूल है वो कौन सा रूल देता है, इसका सही आंसर आएगा राइट हैंड थंब रूल। जैसे मान लेते हैं एक ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके जो चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता था वो हम राइट हैंड रूल से ही निकालते हैं ना। जो हमारा थंब है वो करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में होता है, और जो हमारी फिंगर्स हैं कर्ल फॉर्म में ये डायरेक्शन देते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है हमारे पास एक क्वेश्चन, मेटेलिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम 2 × 10⁻⁻⁴ is completely immersed in water. The buoyant force exerted by water on the sphere is। जो हमारी बायएंट फोर्स होती है उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारी बायएंट फोर्स है वो इक्वल होएगी वी रो जी के बराबर। वी क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी है, और जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चीज़ें हैं, सिंपल है। अब हमको जो जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है उनको मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमको, 2 × 10⁻⁻⁴ दे रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, मल्टीप्लाई 10⁻³ दे रखी है। और ग्रेविटी कितनी दे रखी है, ग्रेविटी हमको 10 दे रखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये आएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है ना। इनको मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁴, तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा
2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट हमारे पास डाइन होती है। अब एक होमवर्क तुम्हारा ये है कि तुम मेरे को बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये चीज़ कमेंट करो, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन। ये चीज़ें सभी कमेंट करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है। ये बायंट फोर्स के बारे में लिखा हुआ है। बायंसी इज द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid that opposes the weight of an object in the fluid। कितनी होती है? रो वी जी के बराबर। रो क्या है? डेंसिटी है। वी क्या है? वॉल्यूम है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास ये इसका सही आंसर 2 न्यूटन हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद है हमारे पास कि अ मोटरसाइकिल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकंड है। और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है हमको कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको चाहिए होगा एक्सेलरेशन। निकालते हैं पहले। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 है। u की वैल्यू कितनी है? 5 है। एक्सेलरेशन हमको निकालनी है। t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो 2/3 अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अभी इक्वेशन क्या कहती है? v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अभी इसमें से अपने पास v की वैल्यू है, अपने पास u की वैल्यू है और अपने पास a की वैल्यू भी है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके s की वैल्यू निकल सकती है। अभी के अभी सभी के सभी इस फॉर्मूला में v की वैल्यू, u की वैल्यू और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करो। इस इक्वेशन को सोल्व करो और जल्दी से आंसर निकालो। 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। ठीक है, आंसर निकाल लिया होगा। आंसर सही आंसर आएगा हमारे पास 18 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वेट। मास और वेट में क्या फ़र्क होता है? वेट वो फोर्स है जो एक इंसान धरती के ऊपर लगा रहा होता है, उसको हम वेट बोलते हैं। और मास होता है कि एक बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है, उसको हम बोलते हैं मास। और वेट होता है कि हम धरती के ऊपर कितना फोर्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने, अगेन ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको नोट डाउन कर लेना यदि नहीं किया हुआ ये चीज़। जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटर किए थे तो उससे हमको पता लगा था कि जो हमारा एक एटम है, एटम का जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो एम्प्टी होता है और जो बीच का एरिया होता है सारा का सारा मास वहीं पे कंसंट्रेटेड होता है और इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। आई थिंक ये बात सभी को क्लियर है। तो हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक न्यूक्लियस। अभी और बताओ कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे और क्या क्या चीज़ें पता लगी थी। इससे ये भी पता लगा था कि जो एटम का जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 के आसपास है और जो हमारे पास न्यूक्लियस जो पूरा एटम है उसकी रेडियस 10⁻⁻10 के आसपास है और न्यूक्लियस 10⁻⁻15 के आसपास है मीटर। तो हमारे पास जो एटम होता है उसका साइज अराउंड 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से और मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है। कुछ मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए थे और बहुत रेयरली कोई अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आया था। ये सभी के सभी बातें हमको अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता लगी थी। इस एक्सपेरिमेंट की एक लिमिटेशन भी थी। लिमिटेशन क्या थी कि ये
एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के अंदर फॉल क्यों नहीं हो रहा। ये सेल्स के बारे में नहीं बता पाया था कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इन सभी के बारे में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने बातें नहीं की थी। इनके बारे में बातें किसने की थी? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ने इनके बारे में बातें की थी। तो आई थिंक ये चीज़ सभी के रिवाइज हो गई है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारा कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है। याद रखना कैसे यूज होता है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सिंपल अपना कन्वर्जिंग लेंस है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने फोकस और हमारा जो पोल है, सेंटर है, उसके बीच में रख दिया है। तो जो इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो पीछे की तरफ एनलार्ज होती है, हमको चीज़ें बड़ी दिखाई देती है। और यही हमारा मेन मोटो होता है माइक्रोस्कोप का, छोटी चीज़ों को बड़ी करके दिखाना। तो जो हमारा लेंस यूज होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ लाइट बल्ब रेटेड एज 60 वाट। एक लाइट बल्ब है, उसकी जो वो पावर है वो 60 वाट है। कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे। पोटेंशियल डिफरेंस अब हमने 110 का सप्लाई किया है उसके अक्रॉस, तो अब वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये हमको निकालना है। तो सिंपल है, पावर का फॉर्मूला यूज करते हैं। पावर क्या होता है हमारे पास? वी आई होता है, और क्या होता है हमारे पास? वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, अभी इसमें कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास वी आई किसके बराबर होता है? वी डिवाइडेड बाय आई हमारे पास आर के बराबर होता है ना। तो अभी इससे हम वी की वैल्यू, आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आई की वैल्यू हमारे पास वी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगी, ये हमारे पास आई की वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, और हमारे पास वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। और अगेन इसी तरीके से हम v को लिख सकते हैं आई आर, तो ये हमारे पास आई स्क्वेयर आर आ जाएगा। अभी हम यूज करेंगे अपना वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर वाली इक्वेशन पावर के रिस्पेक्ट में, और हम रजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि किसी भी एक बल्ब की रजिस्टेंस सेम रहेगी चाहे हम उसको किसी भी वोल्टेज के अक्रॉस यूज कर ले। तो पावर कितनी है अपने पास? 60 है, इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय आर। तो इससे आर की वैल्यू क्या आई अपने पास? 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाय 60। अब इस आर की वैल्यू को यूज करेंगे हम, जो हमने अभी वोल्टेज सप्लाई की है। अभी पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? रेड पेन से लिखते हैं। अभी पावर कैसे मिलेगी अपने को? वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, सिंपल फॉर्मूला है। अभी हम वोल्टेज कितनी सप्लाई कर रहे हैं? 110 मल्टीप्लाई 110। आर की वैल्यू कितनी है? 220 मल्टीप्लाई 220, और ये 60 ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमारे पास इसको सोल्व करके आएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, ये अपने पास आ जाएगा 15 वाट। आई थिंक ये सभी को क्लियर है, और अपने पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर द मिरर इज लाइकली टू बी। इरेक्ट इमेज का मतलब है कि सीधी की सीधी इमेज, सिर ऊपर और पैर नीचे, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के रे डायग्राम स्टडी किए थे। हमने उस टाइम पे देखा कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है इसमें हर बार हमारी जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है, लेकिन जो कनकेव मिरर है इसमें हमारी वर्चुअल इमेज भी बनी थी और इसमें हमारी रियल इमेज भी बनी थी। तो हमारे पास एक मिरर तो कन्वेक्स मिरर है जिसमें हर बार हमारी इमेज इरेक्ट बनती है, और एक मिरर हमारा प्लेन मिरर है। जब तुम घर पे शीशे के आगे खड़े होते हो तो तुमको अपने पैर ऊपर और सिर नीचे दिखता है क्या? नहीं दिखता ना, हर बार सिर ऊपर और पैर नीचे ही दिखता है ना, तो वो हमारी हर बार इरेक्ट इमेज ही बनाता है। तो हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आइदर प्लेन और कन्वेक्स मिरर।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकेंड इज। ठीक है, तो अपने को पहले इसकी एनर्जी निकालनी होगी और एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास पावर आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी कैसे निकलेगी, अभी हमने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डिस्टेंस पे लिफ्ट किया है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई होगी, वो कितनी होगी, mgh के इक्वल होगी। मास कितना है 50, g कितना होगा 10 होगा और h की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। तो ये हमारे पास एनर्जी आई है। इस एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं हम टाइम से, क्योंकि एनर्जी अपॉन टाइम अपने पास होता है पावर। टाइम कितना है 10 सेकेंड, 10 के साथ 10 गया तो हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा 50 इंटू 8, तो इसका मतलब 400 वाट अपने पास सही आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बायएंट फोर्स इज। एक बॉडी है वो लिक्विड में फ्लोट कब करेगी, जब उस पे ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा होगी और नीचे की तरफ फोर्स कम होगी, तभी तो वो बॉडी फ्लोट करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेटर देन इट्स वेट। सी ऑप्शन अपने पास इसका सही आंसर होगा। अभी हमने थोड़ी देर बायएंट फोर्स के बारे में ऊपर डिस्कशन की थी तो उसके बारे में अब डिस्कशन नहीं करेंगे। डायरेक्ट आंसर है सी, जब फोर्स ऊपर ज़्यादा होगी नीचे कम होगी तभी वो फ्लोट करेगी। ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हर किसी ना किसी बॉडी का कुछ ना कुछ मास होता है और यदि दो बॉडीज का थोड़ा थोड़ा मास है तो वो एक दूसरे को ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करती है और एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो। अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो होगी, क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव मास है ना सेंटर पे वो हमारे पास जीरो होगा। अर्थ का तो मास उतना ही रहेगा लेकिन जो इफेक्टिव मास है जो कि इस बॉडी को नीचे की तरफ सेंटर की तरफ खींचता है वो सेंटर पर जाने पर जीरो होगा। अब मास जीरो हो गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो होगी। अच्छा, अभी तुम मेरे को बताओ कि ये हमारे पास अर्थ है, ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी क्योंकि बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और इफेक्टिव मास जो है वो अगेन सेम रह रहा है। इसी प्रकार जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव मास है वो कम हो जाता है। हालांकि रेडियस तो इंक्रीज छोटी होती है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो इफेक्टिव मास है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाती है। उसके बाद है मास एंड वेट आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। जो मास है और जो वेट है उनको अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं। मास को हम केजी में मेजर करते हैं और वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। अभी बताया था मास और वेट के बीच में डिफरेंस, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट तो अपनी बिल्कुल सही है। अभी अपनी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो फॉलो करते हैं कैपलर्स लॉ को, ना कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। ठीक है, अभी कैपलर के तीनों लॉ तुम रिवाइज करोगे, यदि याद नहीं है तो उनको अभी के अभी बैठ के पढ़ोगे। बताओ पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है और तीसरा लॉ क्या है। कैपलर्स के तीनों लॉ याद होने चाहिए। इस पे PYQ आ रखा है कैपलर के लॉस पे। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक पार्टिकल है नीचे, ये बॉयल होगा, इसके पास ज़्यादा एनर्जी आएगी, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा और जो ऊपर वाला ठंडा पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अभी
हीटिंग ऑफ अ फूड इन माइक्रोवेव ओवन, ये तो रेडिएशन की वजह से होता है। बॉइलिंग वाटर इन अ पॉट ऑन अ गैस स्टोव, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसी को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। आगे क्या है, फीलिंग द वार्मथ इन सन, जो वार्मथ सन की जो गर्मी होती है वो भी हमारे पास रेडिएशन की वजह से आती है। हीटिंग अ ब्रास रोड, ये हमारे पास कंडक्शन की वजह से होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई है कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। कन्वेक्शन की वजह से अपना वाटर बॉईल होता है, ठीक है। ऑप्शन बी अपने पास सही आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम फ्रेश बायोपिया इज आर करेक्ट। दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स, they usually develop with aging, they wear either bifocal lens consisting of both concave and convex lens or progressive lenses। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो गलत है और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। प्रेस बायोपिया में हमने पहले भी पढ़ रखा है। जो कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं करते उनको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ना कि प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो अपने पास सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये इसमें जो आई का रे डायग्राम है वो होता है कि नॉर्मल रे है, रेटिना पे हमारी जो रेज है वो फोकस कर रही है, प्रेस बायोपिया में हमारी जो रेज है वो पीछे की तरफ फोकस कर रही है, और प्रेस बायोपिया को बाईफोकल लेंस की मदद से हम ठीक करते हैं। ये एजिंग की वजह से होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, नीचे की तरफ हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये सिंपल याद रखने की बात है कि ऊपर की तरफ कनकेव लेंस, नीचे की तरफ कन्वेक्स लेंस। अब बताओ मेरे को, कनकेव लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, ये चीज़ तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। उसी के और कन्वेक्स लेंस के बारे में भी बताओ, कन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व। क्या इसमें हमारी सिंगल रिफ्रैक्शन होती है, ओनली वन इंटरनल रिफ्लेक्शन, टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोथ रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। इसमें जो अपना सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अभी रेनबो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे होता है। हमारे पास दो टाइप के रेनबो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है अपने पास सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, अपने पास दो बार, तो इसमें एक बार होगा अपने पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दो बार होता है अपने पास रिफ्रैक्शन। एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, ये अपने पास रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये एक बारी अपना हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमारा इसमें इंटेंसिटी होती है कलर्स की प्राइमरी रेनबो में वो ज़्यादा होती है, सेकेंडरी रेनबो में कलर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा कम होती है। जो प्राइमरी रेनबो है इसमें टॉप पर हमारे पास बनता है रेड कलर और बिल्कुल नीचे जाके अपने पास बनता है वॉयलेट कलर। जो अपना सेकेंडरी रेनबो है इसमें ऊपर बनता है वॉयलेट कलर और नीचे की तरफ बनता है अपना रेड कलर। इसमें इंटेंसिटी कम होती है, इसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। उसके बाद अपने पास है कि जो अपने पास सेकेंडरी रेनबो है इसमें एक बारी तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, दूसरी बारी रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रही है, और एक बारी TIR यहाँ पे हो रही है और दूसरी बार TIR यहाँ पे हो रही है। आई थिंक प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में थोड़ा चीज़ें क्लियर हो गई है। अभी हमने बात करी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, उसी केस में हमारा TIR पॉसिबल है। और जब हमारी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, ये दो नेसेसरी कंडीशन है। पहली, एंगल I एंगल C से ज़्यादा होना चाहिए और डेंसर से रेयरर मीडियम में हमारी रे जानी चाहिए। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हमारा एक TIR होना पॉसिबल होगा। आई थिंक हमारा रेनबो वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया, इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद है हमारे पास एक्सरे कैन बी यूज टू इंस्पेक्ट वेल्ड जॉइंट्स बिटवीन टू मेटल्स, पार्ट्स ऑफ मशीन, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ये हमारे पास एक्सरे की सिंपल प्रॉपर्टीज है कि ये इधर यूजेस होते हैं इसके। तो ये हमारे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं दूसरी वेव्स की। जो हमारी रेडियो वेव्स हैं इनके यूजेस टेलीविज़न, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में है। जो हमारी माइक्रोवेव वेव्स हैं उनकी कुकिंग, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। इंफ्रारेड कुकिंग, थर्मल इमेजिंग, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, टीवी कंट्रोल, सिक्योरिटी सिस्टम, विजिबल विजन, फोटोग्राफी, इल्यूमिनेशन। यूवी के बारे में लिखा हुआ है, एक्सरे के बारे में लिखा हुआ है, गामा रेज के बारे में लिखा हुआ है। अभी के अभी इसको रीड करो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अभी के अभी वीडियो चला के इसको 1 मिनट के लिए रीड करो। ये सारे के सारे यूजेस अभी याद होने चाहिए।